क्या हाल है आप सबके भाई। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो है, ध्यान से समझते हैं सारी बातें अच्छे से। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। भाई होमोजीनस मतलब क्या होता है? भाई आपके पास ना दो चीज़ें हैं, आपने उन दोनों चीज़ों को आपस में डाल दिया और वो दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से घुल गई, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं ना भाई, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, खत्म। दूसरी बात, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से। ये हमने ली मिट्टी और मिट्टी को हमने डाला पानी में, और जब मैं इसको घोलूँ अच्छी तरीके से तो मिट्टी आपको अलग दिख रही होगी, पानी आपको अलग दिख रहा होगा। इसके अंदर दोनों चीज़ कंप्लीटली नहीं मिल पाई, इसलिए कैसा मिक्सचर हो गया? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। और भाई हेट्रोजीनस मिक्सचर को ना हम कभी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, होमोजीनस क्या होता है? जैसे आपने सॉल्ट लिया, पानी में डाला और उसको घुला दिया, तो अब पानी के अंदर जो सॉल्ट है, नमक है, वो अच्छी तरीके से घुल चुका है। हर जगह आपको नमक का टेस्ट आ रहा होगा पानी के अंदर। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसी को ही सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करा जाता है। आई बात समझ? इतनी बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पेज पूरा समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब ना सॉल्यूशन के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूट वो होता है जो कि कम क्वांटिटी में होता है। जैसे मैं पानी के अंदर नमक डाल रहा हूँ तो नमक क्या है? सॉल्यूट है। मैं पानी के अंदर नींबू डाल रहा हूँ, नींबू क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि यार वो पानी के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में है। तो कोई भी चीज़ जो कि कम क्वांटिटी में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसके अंदर हम चीज़ डालते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। आई बात समझ इतनी? चलो भाई ये कुछ बातें याद रखना यार, ये डब्बा पूरा याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तो ये अमलगम वाला है, इसको पढ़ लेना यार। और आपका इथेनॉल वाला भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, नाइट्रोजन वाला भी पूछा गया है। तो इनको थोड़ा अच्छी तरीके से आप एक बार पढ़ना, इस टेबल को अच्छे से याद करना। मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जो सॉल्वेंट होता है ना भाई, वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन किस स्टेट का बनेगा। अगर भाई तेरा सॉल्वेंट ना लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनने वाला है। अगर मेरा सॉल्वेंट ही सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनने वाला है। और अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है ना तो सॉल्यूशन भी गैसियस फॉर्म में बनने वाला है। तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है भाई कि सॉल्यूशन जो बनने वाला है ना वो किस स्टेट में बनेगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। ठीक है, चलो अब कुछ बातें पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें। कंसंट्रेशन टर्म्स पेपर में पूछ लेता है, फॉर्मूलेज माइंड में रटे होने चाहिए और इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो समझते हैं भाई मोलैरिटी क्या होती है। देखो भाई, मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। पहली बात याद रखना, किससे दिखाते हैं भाई? कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, बस एक चीज़ यार याद रखना, इसको हम किससे दिखाते हैं भाई? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स सॉल्यूट के, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन एक चीज़ यार याद रखना, किस में लेते हैं इसको? हमेशा लीटर। ये लीटर है भाई, लीटर। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाई मोलैरिटी का, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन में लीटर में होता है तो ऊपर जो सॉल्यूट होता है उसके इधर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यार ये चीज़ समझना, ये लिखते कैसे हैं? जैसे मैंने लिखा 0.5 m। अब इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन है उसके 0.5 मोल्स हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला? यहाँ से आपको देखो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए और वॉल्यूम मिल गया।
तो कभी कभी ऐसे वर्ड लिखा होगा 0.5, जैसे मैंने लिखा 0.5 कैपिटल एम KOH, तो इसका मतलब आपको डिकोड करना है, समझना है। इसका मतलब है कि 0.5 मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे इमेजिन करो यार, मैंने ना आपको बोला कि 2 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 मोल्स हैं किसके, NaCl के, किस में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आप इस चीज़ को डिकोड करके समझ सकते हो, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है। ऐसे एक होता है बच्चे मोरालिटी, वो होता मोलैलिटी, ये है वो होता मोरालिटी, ये था मोलैलिटी। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो L आ रहा है, उसके अंदर R आ रहा था भाई, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे मास होता है सॉल्वेंट का। जैसे मैंने यार यहाँ पे ना लिखा 1.1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि 1.1 मोल्स है मेरे पास किसके, यूरिया के, किस में, इन 1 kg। अब सॉल्यूशन की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ भाई, सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये देखो वही पूरी बात लिखी हुई है इसी के बारे में, ठीक है। अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ना भाई, ये कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती हैं, ये लिखा हुआ, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब यार इन दोनों में एक ना खासियत बात होती है कि जो मोलैलिटी होती है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो भी इन्वर्सली। टेम्परेचर बढ़ने से जो मोलैरिटी होती है वो घट जाती है। कैसे, देखो यहाँ पे एक डब्बा बना रखा है, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा आपका तो जो आपकी मोलैरिटी है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन भाई याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया है भाई, क्वेश्चन है आपका, ये वाला टॉपिक भी आ चुका है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है PYQ, मतलब ये चीज़ एग्जाम में आ रखी है, तो ये अच्छे से पढ़ना। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बच्चे, आपकी मोलैरिटी होती है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घटने लग जाती है आपकी। आई बात समझ इतनी भाई सबको। चलो अब जैसे एक क्वेश्चन है, हमको ना यूरिया का मास निकालना है, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बनाना है हमें, इतना kg बनाना है, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर। सबसे पहले तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मेरे को यूरिया का मास निकालना है, ठीक है। तो सबसे मैंने क्या करूँगा, मैं उस मास को ना x मान लूँगा, लेट मास ऑफ यूरिया x ग्राम। आपकी मर्जी भाई, आप A मान लो B मान लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो भाई, और यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमें नहीं पता है, हमने x माना है, मोलर मास कितना होता है 60 होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास x/60, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना वेट निकालूंगा किसका, सॉल्वेंट का। कैसे निकालूंगा भाई, सॉल्यूशन में से माइनस कर दो सॉल्यूट के मास को, तो सॉल्यूशन का मास इतना है, ये हमें बनाना है 2.5 kg। अब मैंने अगर इसको ग्राम में लिया था भाई, इसको भी किस में कंसीडर करूँगा, ग्राम में लूँगा, तो 2.5 को मैं 2500 ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसको 2500 ग्राम लिख लिया। सॉल्यूट का मास कितना है भाई, x ग्राम है, ये मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, या वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। वेट आ गया, अब तो आप निकाल दो भाई। आपको क्या निकालना था, आपको मास निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई करो, और इसको सॉल्व करो। मोलर है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, गिवन मास ऊपर क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, और नीचे क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होता है भाई, केजी में होता है, हमने ग्राम में कंसीडर करा है, आप ऊपर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इस पूरी चीज़ को अच्छे से पूरे को सॉल्व करोगे, आपको ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। पूरे को सॉल्व करोगे, वैल्यू कितने आने वाली है, 36.95 ग्राम आपके पास इसकी वैल्यू आने वाली है भाई। आई बात समझ, क्वेश्चन कैसे करना है हमें ये वाला भाई।
दिख रहा है ना, ठीक है। आया ना समझ लो क्वेश्चन में कैसे करना है भाई। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको भाई पक्की बात करनी है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन समझो भाई। अब देखो एक टॉपिक आता है मास परसेंटेज। भाई मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, तो ऊपर होता है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से हमें क्या करना पड़ता है भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 15% लिखा हुआ है W/W, इसका मतलब है कि 15 ग्राम तो आपके पास सोल्यूट है इन 1 kg सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सॉरी यार 1 kg हम कंसिडर नहीं करेंगे, आई एम सो सॉरी। इस वाले कंडीशन के अंदर हम 100 को कंसिडर, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 को हम कंसिडर करके चल रहे होते हैं। तो 15% W/W मतलब है कि 15 ग्राम तो आपके पास सॉल्यूट है, मतलब ग्लूकोज है जो कि डिजॉल्व है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 100 हम लेके चल रहे होते हैं क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ये चीज़ मेरे माइंड सेट की थी, इस चीज़ के लिए सॉरी भाई, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है, तो आपको सारे ट्राई करने हैं। बोल रहा है कि ना मास परसेंटेज निकालो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। गिवन मास दोनों के दिए हुए हैं और दोनों के आपको फॉर्मूलास दिए हुए हैं, तो फॉर्मूले से आपके पास मोलर मास आ जाएगा। तो आप दोनों की मास परसेंटेज निकाल दो। जब आप मास परसेंटेज निकालने जाओगे, जैसे मैं पहले C6H6 के निकाल रहा हूँ, तो इसका गिवन मास कितना है 22, तो हमने ऊपर लिख दिया। टोटल मास कितना है 22 + 122, वो मैंने नीचे लिख दिया। परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूँ। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 15.2%। अब जब मैं CCl4 का निकालूँ तो ऊपर मैं क्या करूँगा, CCl4 का गिवन मास रखूँगा, नीचे टोटल मास इंटू 100, कितना आंसर आ जाएगा 84.72%। एक तरीका और है, देखो यहाँ पे एक देखो ये CBSE प्रेफर करती है, आप इससे भी कर सकते हो। टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से इसकी परसेंटेज को माइनस कर दो तो ओवर दूसरे वाले की आ जाएगी। लेकिन मैं आपको भी बोल रहा हूँ आप इन दो तरीकों को फॉलो करना, इस वाले को मत करना, ठीक है। ये आप चेकिंग के लिए कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया नहीं आया, उसके लिए आप इस तरीके को अपना सकते हो भाई, ठीक है। चलो अब अगेन देखो भाई, ये PYQs में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है अगेन हमारे लिए। क्या बोल रहा है कि ना 10% दिया हुआ है बाई वेट। भाई इस लाइन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज है जो कि डिजॉल्व है इन 100 ग्राम किसके अंदर भाई, सॉल्यूशन के अंदर। तो इस पूरी लाइन से मैंने ये सारी बात निकाली। मेरे को क्या फाइंड करनी है भाई, मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो मेरे को सॉल्यूशन का मास तो पता ही है और सॉल्यूट का मास ये रहा, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा, 100 था ग्राम, 100 ग्राम था सॉल्यूशन का, 10 ग्राम था सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का कितना आ गया बच्चे 90 ग्राम आ गया। तो देखो यहाँ पे करें 90 ग्राम। अब मोल्स निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा दो। भाई ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 180 होता है। सॉल्व कर लिया हमने, हमारे पास कितना आंसर है 0.61। बच्चे आप इसमें भी लिख सकते हो, छोटा m भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसको मोल पर केजी इनवर्स भी लिख सकते हो, मोल पर केजी, ठीक है। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था इसका, अच्छे से भाई करना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQs में आया हुआ है, तो इसको एक बार अच्छे से ट्राई करना। ऐसे ही अगला एक क्वेश्चन है आपके पास भाई, अगेन ये PYQs में आया हुआ है, मतलब अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ग्लूकोज है जिसका मोलर मास दिया हुआ है पानी के अंदर, जिसका लेवल 10% दिया हुआ है। तो आपको मोलैलिटी भी और मोलैरिटी दोनों फाइंड करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ मोलैलिटी फाइंड करने को आया था और अब की बार दोनों चीज़ फाइंड करने को बोल रहा है। लेकिन आपको डेंसिटी दे रखे तो डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। डेंसिटी फॉर्मूला अप्लाई करो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन को कितना मान लोगे आप, 100 ग्राम कंसिडर कर लोगे। ये देखो लिखा हुआ है ना 100 ग्राम, इसको सॉल्व करके आपने वैल्यू निकाली 1/12 लीटर आ गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया लीटर में। फिर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपन ने वॉल्यूम वैल्यू पुट कर उसको सॉल्व कर दो। ऐसे मोलैलिटी के लिए मास आपको चाहिए, भाई ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर आने वाला है बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट,
इस पूरे की जगह, वो भी किस में बच्चे, इन केजी। अब इसको हटा देते हैं, गलत हो गया भाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना, सॉल्वेंट का मास ये दिया हुआ 90 ग्राम, यहीं से आया होगा भाई, समझा दे कैसे आया था 90 ग्राम, तो उस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। और ये भी अगेन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दिख रहा है ना भाई सबको, विजिबल है ना चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है। तो अच्छे से एक बार इसको ट्राई करना यार, ये पेपर में आ चुका है, मतलब अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे मास परसेंटेज होता है ना, ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज होता है। जैसे मैंने लिखा 10% V/V, इसका मतलब है कि ना 10 मिलीलीटर सोल्यूट डिजॉल्व है 100 किस में, मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मिलीलीटर आ जाता है, वहाँ पे ग्राम था ना, मास में ग्राम होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे होते हैं, मिलीलीटर लेके चल रहे होते हैं। ऐसी मास है वॉल्यूम, तो मास को तो ग्राम में लूँ और वॉल्यूम को इसमें लूँगा भाई मिलीलीटर में लूँगा। जैसे वैल्यू है 10% वाली कि 10% W/V, इसका मतलब कि भाई 10 ग्राम सोल्यूट है इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या है भाई, 10 ग्राम मेरा सोल्यूट है। अगला क्या है भाई, ppm, मतलब पार्ट पर मिलियन। भाई ये जो पार्ट पर मिलियन है ना, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है यार, बहुत छोटी क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम जैसे हम नॉर्मली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। किससे कर रहे होते हैं, 10 की पावर 6 से। तो याद रखना वो ये कब होता है, जब सोल्यूट प्रेजेंट होता है ट्रेसिस में। भाई ट्रेसिस मतलब होता है बहुत हल्का हल्का जब प्रेजेंट होता है ना सोल्यूट, तो वहाँ पर हम ppm को निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखो, मेन चीज़ फॉर्मूलेज हैं यार इसके, और ना ये सीखना नहीं चाहिए। तो मैं कैसे ये चीज़ हम बना रहे होते हैं ना, 10% V/V, W/V, W/W, V/V, वो चीज़ बस आपको समझ आनी चाहिए, उससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। भाई अगेन मोल फ्रैक्शन भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई पेपर में आ चुका है, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे मेरे को ना मोल फ्रैक्शन निकालनी A की, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूँगा मोल्स A के और नीचे लिखूँगा टोटल मोल्स, तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी A की। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालनी है B की, तो मैं क्या करूँगा, अब अच्छा A और B क्या है, मेरे सॉल्यूट्स हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे को इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है ना, वहाँ पर मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को B की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो यार B की मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे B के, और अपॉन में क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो उससे क्या होगा, मेरे पास B की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका, और एक चीज़ और याद रखना, जब हम मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B को जब हम ऐड कर देंगे ना, तो मेरा आंसर एग्जैक्ट 1 आना चाहिए। अगर मेरा आंसर है 1 से बड़ा आ रहा है, और या अगर मेरा आंसर 1 से छोटा आ रहा है ना, तो वो मेरा गलत है, हमने वहाँ कुछ ना कुछ गलतबाजी करी है, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर एग्जैक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल प्रॉपर भाई उसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे मोल फ्रैक्शन B का निकालने का भी फॉर्मूला होता है, 1 में से मोल फ्रैक्शन A की आप क्या कर दो भाई, माइनस कर दो। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन B की फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में पूछा गया है। अब इसका क्वेश्चन है भाई, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, NCERT के ही क्वेश्चन है, कुछ हवाबाजी नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखना, इनको ट्राई करना, ठीक है। नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ लेना यार, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक कर देना, ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी हमें भी, ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाएँ। सो चलो, बाकी इतना ट्राई करना, इसका लेक्चर जल्दी आएगा, इसका भी और फिजिक्स का भी, ठीक है। तो चलो भाई, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।